students, we have completed the very first chapter that was related to intro about statistics and also about what is the meaning of economics. In that first chapter we discussed जब भी statistics में कोई भी स्टडी करते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके 5 steps होते हैं. हमने उसको नाम दिया था collection. Later on, second step was organization. Third is presentation. Fourth was analysis. And very fifth and the last step was interpretation. And in the first chapter, we also discussed what are the related methods और इसके tools क्या-क्या होते हैं जो जैसे जैसे हम आगे अभी स्टडी करते चलेंगे आपको डिटेल में बताते जाएंगे. तो कलेक्शन ऑफ डेटा वेरी फर्स्ट स्टेप बनता है, उसी के ऊपर बेस करके हमारा चैप्टर है. तो कलेक्शन ऑफ डेटा का सीधा सा मतलब है कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. इफ यू रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स is all about quantitative information. यहाँ qualitative information का कोई रोल नहीं है. जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम किसी की ऑनेस्टी को, हम किसी की ब्यूटी को मेजर नहीं कर सकते, तो इसी वजह से उसको यहाँ डिस्कस नहीं किया जाता. हाँ, अगर हम ऑनेस्टी को किसी स्केल के ऊपर स्केल कर सके या ब्यूटी को किसी स्केल या नंबर के ऊपर मेजर कर सके तो डेफिनेटली उसको स्टैटिस्टिक्स में लिया जा सकता है. तो जैसे हम बात करते हैं एज, हम बात करते हैं वेट, हम बात करते हैं इनकम, वी टॉक अबाउट प्राइसेस. सो दीज नंबर्स या दीज इंफॉर्मेशंस कैन बी इजीली शोन इन फॉर्म ऑफ ए नंबर. तो हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. अब जैसे हम इस चैप्टर में आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे या डेटा कलेक्ट करेंगे वो दो टाइप का होगा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. अब दोनों का मतलब क्या है वो बता देता हूं. इसी के साथ हम प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन चेक करते हैं. आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. यू वांट टू नो द व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स या रजिस्ट्रेशन नंबर्स of all vehicles that are present into your society. आप अपनी सोसाइटी में जहां आप रिसाइड करते हैं वहां पर जितने भी व्हीकल्स हैं उन सबके रजिस्ट्रेशन नंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं. अब इसके लिए आपके पास दो सोर्सेज हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी. प्राइमरी सोर्स का मतलब ये है कि सोर्स ऑफ ऑरिजिन, यानी जहां वो इंफॉर्मेशन है वहीं से उसे एक्सेस करना, या इसको और इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो व्हीकल का कोई ना कोई ऑनर जरूर होगा. तो आप सीधे उस ऑनर के पास गए या उस फैमिली के पास गए और उनसे उनके व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन नंबर ले. सो आपने क्या किया, आपको कंसर्न व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए था. आपने पता किया या आप उस घर में गए जहां वो व्हीकल खड़ा रहता है या जिससे वो बिलोंग करता है और वहां से जाके आपने वो इंफॉर्मेशन ली. दिस इज व्हाट सोर्स ऑफ ऑरिजिन. जहां इंफॉर्मेशन है वहीं से निकालना. और एग्जांपल ले सकते हैं, आप मेरे बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि व्हाट इज माय वेट, माय एज, माय इनकम और एनी अदर इंफॉर्मेशन. आपने किसी और से बात नहीं की और सीधे मुझसे बात की. मैं सोर्स ऑफ ऑरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन हूँ, उस इंफॉर्मेशन का ऑरिजिन मुझसे हुआ है. तो आपने मुझसे ही बात की तो मैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा हो गया और मेरे से आप जो इंफॉर्मेशन निकालोगे दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा. लेकिन अगर ये काम करते हैं आप तो इसमें थोड़ा सा आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो अभी हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा. So as I said, there are two types of data, primary data and secondary data. Primary data collect होता है source of origin से या फिर primary source से. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया
आपको एक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर जानना है। आप उस व्हीकल के ओनर के पास गए या उस फैमिली के पास गए जहां जिससे वो व्हीकल बिलोंग करता है और उनसे आपने वो इंफॉर्मेशन निकाल ली। तो जिनसे आपने कांटेक्ट किया वो उस व्हीकल के इमीडिएट ओनर हैं, वो हो गए प्राइमरी सोर्स, और उनसे आपने जो इंफॉर्मेशन निकाली उनके व्हीकल रिलेटेड वो हो गया प्राइमरी डेटा। ऐसे ही अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप मेरी एज, मेरा इनकम स्टेटस, मेरा वेट या मुझसे रिलेटेड मेरी मेडिकल इंफॉर्मेशन या किसी भी टाइप की अदर इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। आपने सीधे मुझसे कांटेक्ट किया, मैं बनूंगा प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा और मेरे से जो भी आप इंफॉर्मेशन निकलवाओगे या एक्सेस करोगे वो होगी प्राइमरी डेटा। सेकंड होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा को हम कह सकते हैं सेकेंडरी सोर्सेस से लिया हुआ डेटा। जैसे आपने दिमाग लगाया कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अगर हम हर एक फैमिली से कांटेक्ट करते फिरेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आपने दो काम किए। नंबर 1, आपने आरटीओ से कांटेक्ट किया, आरटीओ की वेबसाइट पे गए या आरटीओ के ऑफिस में गए और वहां पर कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर्स के बारे में बात कर ली। या फिर आजकल मोबाइल्स पे इतनी सारी एप्स हैं जिससे आप ओनर और रजिस्ट्रेशन नंबर व्हीकल का आसानी से पता कर सकते हैं। तो आपने या तो आरटीओ या इन एप्स का यूज करके वो रजिस्ट्रेशन नंबर्स निकालने की कोशिश की। अब देखिएगा, ये वो इमीडिएट सोर्स नहीं है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं से डेटा कलेक्ट किया होगा और वो आपने पास स्टोर करके रखा हुआ है। तो आपने पहले से कलेक्टेड डेटा को एक्सेस किया, यहाँ से आप जो डेटा उठाओगे दैट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी डेटा। और ये जो आरटीओ और एप्स जिनसे आपने ये डेटा निकलवाया दैट इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। मेरे वाले एग्जांपल में फिर से आते हैं। आपको मेरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए थी। अब आपने क्या किया, आप मेरे से कांटेक्ट नहीं कर पाए या किसी वजह से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया, आप सीधे गए मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे या मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे और आपको लगा कि वहाँ शायद मेरे से रिलेटेड मेरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल चेकआउट की और वहाँ से मेरे से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो आपने एक्सेस की। अब ये फेसबुक और इंस्टाग्राम जहाँ पर मेरी इंफॉर्मेशन है वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल इन द सेंस ये नहीं है क्योंकि वो उतनी ओरिजिनल नहीं है जितनी आप मुझसे बात करके कर सकते हैं। ये ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है जो मैंने वहाँ पे इनपुट की है या मेरी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हुई है। तो ये जो फेसबुक या इंस्टाग्राम से आपने मेरी इंफॉर्मेशन निकाली है ये बनेगी सेकेंडरी डेटा। और ये जो सोर्सेस जो आपने यूज किए हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम ये बनेंगे सेकेंडरी सोर्सेस। एक सिंपल एग्जांपल और देता हूँ। आपको आपके स्कूल में एक असाइनमेंट मिला कि आपको क्या करना है, अपने सोसाइटी में जाना है और सोसाइटी में हर घर का इनकम स्टेटस निकालना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप हर फैमिली के पास जाएं और उनसे उनके इनकम स्टेटस की बात करें तो वो सब होगा प्राइमरी डेटा। और अगर आपको पहले से ये इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर्ड है किसी वेबसाइट पे, किसी ऑफिस में, किसी भी रिटर्न या ओरल फॉर्मेट में, आप वहां से इंफॉर्मेशन चेकआउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। एक एग्जांपल और, आपको एक असाइनमेंट मिला जैसे आपके बिजनेस स्टडीज में प्रोजेक्ट फाइल्स बनती हैं, अकाउंटेंसी में प्रोजेक्ट फाइल्स बनती हैं, इवन इकोनॉमिक्स में भी एक प्रोजेक्ट फाइल बनती है। आपको आपके टीचर ने कहा कि आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। अब आपने क्या किया, प्रोजेक्ट फाइल बनाते समय बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत से प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, ओरिजिनल वर्क प्रेजेंट करते हैं, नो डाउट वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है, बट वो अपने मेहनत से वो फाइल बनाते हैं। तो जब वो फाइल बना के अपनी तरफ से लाए और उसको प्रेजेंट किया तो वो माना जाएगा प्राइमरी। वहीं कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि किसी सीनियर की फाइल मिल गई, किसी दोस्त की फाइल मिल गई, क्योंकि कंटेंट तो सब जगह एक ही जैसा पढ़ाया जा रहा है, उन्होंने अपने दोस्त की या सीनियर की फाइल उठाई, कॉपी पेस्ट किया और हमारे सामने प्रेजेंट कर दी। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। आपको एक असाइनमेंट मिला, कोई भी असाइनमेंट मिला,
आपने सेल्फ उसके ऊपर मेहनत की, दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा। और आप सीधे गए गूगल पे वो टॉपिक टाइप किया और सीधे इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करके लिया, वो बनेगा सेकेंडरी डेटा और गूगल बन जाएगा आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। After knowing the meaning of primary data, we are going to know some keywords जो इस चैप्टर में बार बार आएंगे, तो एक बार इन keywords को देख लेना जरूरी बनता है। पहला वर्ड है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन है who is doing some study। या कोई वो डेटा कलेक्ट करवाना चाह रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा है और उसको उससे रिलेटेड डेटा या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आप जानना चाहते थे कि आपकी जो सोसाइटी मेंबर्स हैं उन सबके व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स क्या क्या है, तो आप एक इन्वेस्टिगेटर बन गए। आप मेरे से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहते थे, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए किसी वर्क के लिए, आप एक इन्वेस्टिगेटर बन गए। यानी इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन होता है जो कोई इंफॉर्मेशन चाहता है या कोई स्टडी कंडक्ट करना चाहता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली या तो खुद उस इन्वेस्टिगेशन को करने जाते हो, यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने जा रहे हो, या कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से कुछ पर्सन्स को अपॉइंट कर देते हो और उनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाते हो। जैसे जस्ट एन एग्जांपल, आपने कई बार देखा होगा कि आपके घरों में न्यूज़पेपर्स वाले सर्वे करने आते हैं कि आपके घर में कौन सा न्यूज़पेपर आता है, कब से आ रहा है, आपको उसकी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, सपोज मेरी आपके राजस्थान पत्रिका आता है या दैनिक भास्कर आता है, व्हाटएवर जो भी अखबार आता है, बट डायरेक्टली उसके ओनर आपके पास ये सर्वे करने नहीं आते हैं। वो कुछ पर्सन्स को अपॉइंट कर देते हैं जो पेड वर्कर्स होते हैं, सैलरीड वर्कर्स होते हैं। उनका काम होता है, उनको असाइनमेंट दिया जाता है कि ये सर्वे आपको करके आना है, ये इंफॉर्मेशन आपको लेके आनी है। तो ऐसे पर्सन्स को हम कहते हैं इन्यूमरेटर। ये पर्सन होते हैं अपॉइंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसे कलेक्ट करने के लिए इन पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है और इनका सीधी से मतलब है, इनका एक एरिया फिक्स होता है और रिलेटेड इनके वेजेस या सैलरी जो इनके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से या इन्वेस्टिगेटर से इनका डील हुआ है उस बेसिस पे किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन है जो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। कई बार ये पर्सन खुद आपसे इन्वेस्टिगेट करना आएगा, हो सकता है अगर वो नहीं आ सकता है तो वो अपनी तरफ से इन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करके आपके पास भेजेगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके राजस्थान पत्रिका जानना चाहती है कि कितने घरों में राजस्थान पत्रिका आती है और रीडर्स के क्या रिव्यू है। राजस्थान पत्रिका बनेगी इन्वेस्टिगेटर। अब हम खुद जानते हैं कि राजस्थान पत्रिका के ऑनर तो हमारे घर पे आके सर्वे नहीं करेंगे, वो आके हमसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, वो अलग अलग जगह पर ऑफिसेस में ये नोटिफिकेशन भिजवा देंगे, फिर ऑफिसेस अलग अलग पर्सन्स को आपके यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेगा, जो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, कुछ डेटा आपसे मांगेंगे। वो जो पर्सन्स आए हैं, जो पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज इन्यूमरेटर। जो पर्सन आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछेगा। एंड फाइनली आता है रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट का मतलब है who responds the answer, who responds to the questions or who answers the queries। कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसका रिस्पॉन्स दिया, आपने अपना आंसर दिया, आप रेस्पोंडेंट बन जाओगे। तो ये वर्ड्स आपके इस चैप्टर में बार बार आएंगे, इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमरेटर एंड रेस्पोंडेंट्स। इससे रिलेटेड आपको मैंने एग्जांपल्स आपके नोटबुक में भी दिए हैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो हैव ए क्लोज वॉच ऑन टू दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। इन तीन वर्ड्स को समझने के बाद हम चले जाते हैं फिर से एक बार सेकेंडरी डेटा की तरफ। तो सेकेंडरी डेटा में मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी डेटा का मतलब है
डेटा, ये डेटा पहले से कहीं एग्जिस्टेंस में है, आपने इसको एक्सेस किया और जिस भी सोर्स से इसको एक्सेस किया है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा बन जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कोई असाइनमेंट करना है, इसको असाइनमेंट पूरा करना है, आपने सीधे गूगल पे गए और असाइनमेंट कॉपी कर लिया या वहाँ से एक्सेस कर लिया। गूगल एक सेकेंडरी सोर्स बनेगा और वहाँ से उठाया हुआ डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। तो दो टाइप का डेटा आपने डिस्कस किया, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। नेक्स्ट इज इन दोनों डेटा सोर्सेस के बीच में और इन दोनों डेटा सोर्सेस से जो डेटा निकल के आता है उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं और वो डिफरेंसेस 3 मेजर पॉइंट्स में काउंट होते हैं, दैट आर ओरिजिनलिटी, ऑब्जेक्टिव और तीसरा कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। So now you can easily answer by your own common sense. जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं तो प्राइमरी डेटा को हमेशा फर्स्ट हैंड डेटा कहा जाता है या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहा जाता है और सेकेंडरी डेटा को हमेशा सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अब आप खुद बता सकते हैं कि कौन सा डेटा ओरिजिनल होगा, तो प्राइमरी डेटा इज मोर ओरिजिनल क्योंकि वो पर्पस वाइज सेल्फ कलेक्ट किया गया है या ओरिजिनल वे में कलेक्ट किया गया है। सेकेंडरी डेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी कुछ डेटा होगा, हम उसको वहां से सीधा पिक कर रहे हैं, हम उसे अपनी तरफ से अलग से कलेक्ट करने नहीं जा रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कहीं पर किसी फॉर्म में है, हम उसी इंफॉर्मेशन को सीधे वहां से कॉपी कर रहे हैं या उठा रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा इज नॉट ओरिजिनल whereas primary data is fully original data। एक आपने जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा, कई बार आप मूवीज देखते हैं तो मूवीज देखते समय आपको याद आ जाती है अरे यार ये मूवी साउथ में देखी थी या हॉलीवुड में देखी थी या ये उसकी कॉपी है। तो जो आप कॉपी वाली बात कर रहे हैं तो आपके सामने दो मूवीज है, एक जो ओरिजिनल है और एक जो उसकी कॉपी है। जो ओरिजिनल मूवी है वो प्राइमरी डेटा की तरह वर्क कर रही है और जो उसकी कॉपी बनाई गई है दैट इज सेकेंडरी डेटा। तो ओरिजिनलिटी के तौर पे प्राइमरी डेटा इज मोर ओरिजिनल, सेकेंडरी डेटा इज लेस ओरिजिनल। दूसरा जो है वो है ऑब्जेक्टिव। तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्राइमरी डेटा इज ऑलवेज हैव ए सेट ऑब्जेक्टिव। जब भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वो एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ या गोल के साथ या एम के साथ कलेक्ट किया जाएगा। सेकेंडरी डेटा जब होगा तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव तो इसका भी होगा, बट यहाँ पर जो आप डेटा उठाने जा रहे हो क्योंकि वो सेकेंडरी डेटा है जो पहले से किसी और इंफॉर्मेशन में कॉपी किया हुआ है, तो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिफर हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन निकाली, अब आरटीओ के पास जो व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, गूगल के पास जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसका एक प्री डिफाइंड पर्पस है कि वो ओनरशिप को जानना चाहते हैं, प्लस उनके और भी रेगुलेशंस होते हैं, उस हिसाब से उन्होंने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है। बट आप किस वे में उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते हो, आप आगे उस इंफॉर्मेशन को किस वे में प्रोसेस करना चाहते हो, वो ऑब्जेक्टिव गूगल के ऑब्जेक्टिव से या फिर हमारे आरटीओ ऑफिस के ऑब्जेक्टिव से टोटली डिफर करेगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा। एंड फाइनली आप ही से मैं आंसर करवाऊंगा कि कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन का मतलब है टाइम, मनी, एफर्ट्स, एनर्जी। एक डेटा को शुरू से एंड तक प्रॉपर्ली अरेंज करना, कलेक्ट करना, दैट इज प्राइमरी डेटा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज, मोर टाइम, मोर मनी, मोर एफर्ट्स, मोर एनर्जी, जबकि सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्स लेस रिसोर्सेज,
इट इज बिकॉज क्योंकि ये डेटा पहले से एक्सिस्टेंस है, आपको जस्ट वहां उस साइट को या उस सोर्स को एक्सेस करना है, उससे सीधे इंफॉर्मेशन निकलवानी है। आपको मैंने अभी बताया एक फाइल को गूगल से कॉपी करना या गूगल से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना इज क्वाइट इजी फॉर यू, और आप लोग प्रेफर भी करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा में ये सारे रिसोर्सेज या ये सारे एफर्ट्स कम लगेंगे और प्राइमरी डेटा में ये सारे एफर्ट्स या रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे। स्टॉप करना है completing the primary and secondary data and the differences. Now we are talking about the methods to collect primary data. Remember, ये जो methods हैं ये primary data collection के हैं। secondary data collection में इनका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया secondary data ऐसा डेटा है जो पहले ही किसी और वे में कलेक्ट हो चुका है और आप उसको सीधे वहां से सीधा आपका काम ये है कि पिक करना है और चेकआउट करना है कि कितना डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आपको हैंडल करना है। तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स। दो मेजर मेथड्स फर्स्टली हमारे आते हैं, वैसे 5 या 4 मेथड्स इसमें होते हैं, बट अभी हम यहाँ पर 2 मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि ये हमारा इन्वेस्टिगेटर, इसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और यहां पर है कोई रेस्पोंडेंट, वो पर्सन जिसके पास वो इंफॉर्मेशन है और इसी पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यानी जिस पर्सन से हम बात करने जा रहे हैं वो इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड है। अब इन्वेस्टिगेटर इससे पर्सनली मिला, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर्सनली इनकी मीटिंग हुई, इन्वेस्टिगेटर ने क्वेश्चन पूछे, रेस्पोंडेंट ने उनका आंसर दिया, ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। जैसे मान लीजिए आप मुझसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, आपने मुझसे मीटिंग की, मुझसे वो क्वेश्चंस पूछे, इंफॉर्मेशन एक्सेस की और आपका काम हो गया। आप बने इन्वेस्टिगेटर, मैं बना रेस्पोंडेंट। अब ध्यान रखिएगा, इस मेथड में इन्यूमरेटर भी आप खुद ही हो, क्योंकि आप खुद ही डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्टिगेटर भी आप ही बन गए और इन्यूमरेटर भी आप ही बन गए। दूसरा जो मेथड होता है इसके अपोजिट, दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब आप इन्वेस्टिगेटर थे, आपको मुझसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन किसी वजह से आपकी और मेरी मीटिंग नहीं हो पाई। मैंने आपको कहा कि आप मुझसे मीटिंग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, मैंने आपको मेरे पेरेंट्स के कांटेक्ट नंबर दे दिए या मेरे पेरेंट्स से मीटिंग करने के लिए कह दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इंफॉर्मेशन आपको मुझसे रिलेटेड चाहिए वो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स के पास है। अब आपने मुझसे कांटेक्ट ना करके मेरे पेरेंट्स से कांटेक्ट किया और मेरी सारी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी वो निकलवा दी। ये होगी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखिएगा, आपको इंफॉर्मेशन मुझसे चाहिए थी और मेरे से ही मीटिंग की, तो वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन किसी वजह से अगर हम दोनों की मीटिंग नहीं हो पा रही, तो मैंने आपको कह दिया कि मेरे पेरेंट्स से बात कर लीजिए या मेरे फैमिली मेंबर से बात कर लीजिए, और आपने उनसे मीटिंग करके वो इंफॉर्मेशन निकाल ली, तो आपका यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जबकि इधर जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया था वो था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर उस पर्सन से डायरेक्ट डील करता है जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, जबकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर जो होता है किसी अदर रिलेटेड पर्सन से मिलता है, meets to a related person who have that info, इसको अपन और भी तरीके से अपन डिस्कस कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज देयर इज ए मैरिज प्रपोजल फॉर मी। अगर मेरे लिए कोई मैरिज प्रपोजल आता है, अब सब सुनिएगा, जो भी नेक्स्ट फैमिली मेरे लिए
मैरिज प्रपोजल लेके आती है उनकी गर्ल का, उनका ये डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा कि एज ए पर्सन मैं कैसा हूँ, क्या मेरे ड्रॉबैक्स हैं, क्या मेरी क्वालिटीज हैं, वो सब जानना चाहेंगे, बिकॉज इट्स ए लाइफ टाइम डिसीजन। अब ये हो गए गर्ल्स फैमिली, वो इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं मुझसे रिलेटेड। अब दो तरीके हैं कि या तो वो सीधे सीधे मुझसे पूछ ले कि सर आपकी क्या क्वालिटीज हैं और क्या आपके ड्रॉबैक्स हैं, तो ये होगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बट इसमें एक सीधी सी फैक्ट है, उन्हें लगेगा कि मैं अपने बारे में जब बोलूंगा तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही बोलूंगा कि आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए ऑनेस्ट पर्सन, आई एम ए ट्रूथफुल पर्सन एंड ऑल। तो कई बार वो डायरेक्टली मुझसे बात ना करके हो सकता है मेरे फ्रेंड्स से, मेरे कलीग से, मेरे अदर रिलेटिव्स से बात करें और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहें। तो अब वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर वो मेरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझसे ही निकलवाते हैं तो वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और अगर वो मेरी इंफॉर्मेशन मुझसे ना निकलवा के मेरे फ्रेंड्स से, मेरे कलीग से, मेरे रिलेटिव से, मेरे एम्प्लॉयर से निकलवाते हैं तो वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इन दोनों मेथड्स की सूटेबिलिटी, मेरिट्स और डिमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तब सूटेबल होगा जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल होगा। आप खुद सोचिए कि एक एक पर्सन से मीटिंग करनी है, तो उसके लिए अगर हमारे पास एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारा बहुत बड़ा है, लार्ज है, तो एक एक पर्सन से मीट करना और कांटेक्ट करना इज नॉट गोइंग टू बी ए वाइज डिसीजन। दूसरा, तो स्मॉल एरिया में आपकी सूटेबिलिटी रहेगी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की। दूसरा, आप जानते हैं कि मेरे बारे में सबसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मैं ही दे सकता हूँ। तो अगर आपको मेरे से रिलेटेड कोई मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, मोस्ट ट्रस्टेबल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज एक्यूरेसी। थर्ड पॉइंट, सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हो या निकलवाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको सीधे सोर्स से बात करनी पड़ेगी। आप किसी और पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मेरे बारे में मेरे सारे सीक्रेट्स केवल मैं ही जानता हूँ। इवन मेरे पेरेंट्स भी मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। अपने आप को पूरा मैं ही जान सकता हूँ। तो मेरी बारीक से बारीक डिटेल निकलवानी है, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल निकलवानी है, तो आपको ऑब्वियसली मुझसे ही बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली किसी पर्सन के बारे में सबसे एक्यूरेट डेटा वही पर्सन दे सकता है। तो जब हम किसी पर्सन से डायरेक्टली उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं तो वो बन जाता है मोस्ट एक्यूरेट डेटा। और कभी कभार अगर किसी इंफॉर्मेशन को निकालते समय हम दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है या इन्वेस्टिगेटर और रेस्पोंडेंट का डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है, तो उसके लिए भी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन is the best method. Quickly, we are talking about merits and demerits of this. तो merits में आ जाती है क्योंकि हम सीधे सोर्स से बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल ओरिजिनल और एक्यूरेट होगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मेरे से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो सबसे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, सबसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मैं ही प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि अपने आप को पूरी तरीके से केवल मैं जानता हूँ। तो सोर्स से सीधे बात करेंगे तो ओरिजिनल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी, एंड ऑब्वियसली ओरिजिनल और एक्यूरेट है तो रिलायबल इंफॉर्मेशन भी मिल पाएगी। रिलायबल का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिलेटेड इन्फो। रिलेटेड इन्फो का सीधा सा मतलब है कि बाय चांस हो सकता है मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, मेरे रिलेटिव्स कुछ इंफॉर्मेशन मेरी रखते हैं, बट अगर उससे एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो शायद मना कर दे कि उनको वो इंफॉर्मेशन पता नहीं है। रिलेटेड इन्फो का मतलब है कि जब हम डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर पर्सन से इंफॉर्मेशन चेकआउट कर रहे होते हैं तो क्योंकि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है सीधे सोर्स से, तो ऑब्वियसली हम मेन इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उनसे निकलवा सकते हैं। अदर पर्सन उतनी ही इंफॉर्मेशन जानते हैं जितनी उनके साथ शेयर की गई है।
कंप्लीट इंफॉर्मेशन सोर्स के खुद के पास है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी एंड इलास्टिक। यूनिफॉर्मिटी एंड इलास्टिक का मतलब है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के समय लैंग्वेज, वे ऑफ टॉकिंग, प्रेजेंटेशन और इवन आपके जो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है उसको कभी भी मोल्ड किया जा सकता है और उसको अकॉर्डिंग टू द रेस्पोंडेंट या जिससे हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मोल्ड अप किया जा सकता है। डीमेरिट्स में बात करूंगा क्योंकि हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन से इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, तो हमने बात की थी कि ये केवल सूटेबल है स्मॉल एरिया में, तो ये इसका एक लिमिटेशन है कि ये इन्वेस्टिगेशन फील्ड्स जहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन फील्ड होता है या बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वहाँ के लिए ये बेस्ट मेथड नहीं हो सकता। पर्सनल बायस, अब ये पर्सनल बायस का कॉलम आपको हर मेथड में मिलेगा। पर्सनल बायस का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टिगेटर या रेस्पोंडेंट कभी भी किसी इंफॉर्मेशन को मिसयूज करने के लिए या मोल्ड करने के लिए अपने हिसाब से उसको फ्लक्चुएट कर दे या जिसको हम कह सकते हैं कि अपने हिसाब से मोल्ड कर दे, तो दैट इज पर्सनल बायसनेस। और ये मैं आपको बता दूं हर मेथड में आपको पर्सनल बायसनेस का फॉर्म मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट इज कोस्टली, क्योंकि आप हर पर्टिकुलर पर्सन से इमीडिएट कांटेक्ट कर रहे हैं, फेस टू फेस कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके सोर्सेस, आपका एरिया, आपकी एनर्जी, आपके एफर्ट्स ज़्यादा होंगे, सो दिस इज ए कॉस्टली मेथड। एंड फाइनली हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि ये स्मॉल एरिया को कवर कर रहा है यानी लिमिटेड कवरेज होगी। अब मैं आपको बता दूं कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स इन दोनों को आप इनवर्स कर लीजिए। ये उसके मेरिट्स बन जाएंगे, ये उसके डिमेरिट्स हो जाएंगे। तो आप एक बार मेरिट्स डिमेरिट्स को, जो इसके मेरिट्स हैं वो उसके डिमेरिट बन जाएंगे, जो उसके डिमेरिट्स हैं वो इसके मेरिट बन जाएंगे। तो आप एक बार मेरिट्स डिमेरिट्स को नोट्स के थ्रू फॉलो कीजिए। Still, if any question persists, you can talk to me about anything on to these methods. In the next lecture, we will talk about the different other methods. 2 more methods are remaining. Till that, copy all the things and go through the lecture and take good care of your health. Don't misuse the mobile. Already बहुत सारे मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को फिट बनाइए, and hope to see you all again. Thank you.